जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर नोटिसेस, रिप्लाई और उसके बाद जीएसटी का जो ऑर्डर पास किया जाता है उसको लेकर के ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद उस जजमेंट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर या आपकी ईमेल आईडी पर जो नोटिसेस और ऑर्डर्स भेज दिए जाते हैं उसकी सर्विस और उसकी कम्युनिकेशन को लेकर के बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कोर्ट्स का निकल के आया है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ ये इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता था और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली हैं उससे क्या एनालिसिस निकल के आएगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। ये जो डिस्कशन है ये बेस रहने वाला है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि मैसर्स बैम्बिनो अग्री एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में बताया गया है। इसमें क्या है मैटर, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आपका जो जीएसटी पोर्टल है उस जीएसटी पोर्टल पर आपके पास जीएसटी नोटिस आते हैं, उसी पोर्टल पर आप रिप्लाई करते हैं और जीएसटी पोर्टल पर ही ऑर्डर आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो मेन इशू है कि जो जीएसटी का डिमांड ऑर्डर इशू किया गया और उसे अपलोड किया गया जीएसटी पोर्टल पर, मान लीजिए जीएसटी पोर्टल पर वो अपलोड कर दिया गया है 1 मई 2026 को, ठीक है। 1 मई 2026 को वो पोर्टल पर आ चुका। अब होता क्या है ना कि 1 मई 2026 को जैसे ही DRC 7 पोर्टल पर अपलोड होता है तो आपको इस अब 1 मई के बाद 3 महीने के अंदर अंदर इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप इससे परेशान हैं, अग्रीव्ड हैं, तो आपको अपील फाइल करना है। और अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो 3 महीने की है। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है निकल जाता है और उसके बाद 1 मंथ का जो एक्सटेंडेड कॉन्डोनेशन पीरियड है वो भी निकल गया है। अब बहुत सारे केसेस इस वजह से पेंडिंग हो गए हैं या अपीलेट कोर्ट रिजेक्ट कर रही है कि आप जो है ये 3 महीने के विंडो और 1 मंथ का एक्सटेंडेड विंडो के अंदर नहीं आए, इसीलिए आपका जो है ये अपील सुना नहीं जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। और इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के पिटीशन में जो फाइल किया गया है पिटिशनर्स के द्वारा, उसमें ऑब्जर्वेशन या ग्राउंड्स जो लिए गए वो ये लिए गए कि DRC 7 हो या कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो जीएसटी पोर्टल पर किया जा रहा है या जीएसटी का पोर्टल नहीं यूज करके ईमेल पर भेजा जाता है, तो ये क्या इफेक्टिव सर्विस है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्योंकि अपील के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 107 वो बात करते हैं 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो यहां पर जो ग्राउंड लिया गया है वो यही लिया गया कि DRC 7 को सिर्फ पोर्टल पर भेज देने से कम्युनिकेट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं माना जा सकता। कम्युनिकेशन कब होगा? कम्युनिकेशन तब होगा जब उस एड्रेसी को या असेसी को या टैक्स पेयर को एक्चुअली में वो नोटिस या ऑर्डर जो है रिसीव हो गया। और ये नोटिस और ऑर्डर रिसीव होता कब है प्रैक्टिकली? ये तब होता है, तब पता लगता है एक्चुअली में जब बैंक अटैच हो जाता है या रिकवरी का कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। तो 3 महीने का विंडो उस दिन से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि डेट ऑफ अपलोडिंग। तो ये पूरा मैटर गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि ईमेल पर भेज देने से, पोर्टल पर अपलोड कर देने से सर्विस नहीं हो जाता, कम्युनिकेशन नहीं हो जाता। उसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव मींस जो है वो यूज करने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन में कुछ बातें लिखी हैं और इस जजमेंट का एनालिसिस हम लोग अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देने वाले हैं, along with other major important updates and analysis। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल करा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया कि सर्विस ऑफ सो कॉज नोटिस एज वेल एज ऑर्डर्स under the state and central act by making such documents available on the common portal or by making dispatch through electronic mode is permissible है, there is no question in that। सेक्शन 169 कहता है ये एक वैलिड मेथड है, वैलिड प्रोसीजर है, लेकिन वो मेथड है कि आप पोर्टल या ईमेल से भेज सकते हैं। कब मिलेगा, रिसीव कब हुआ, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भेज देने से तो भेज दिया, मिला या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा। नो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये ना बेसिकली सीक्वेंसिंग बताई गई है। अगर आपने सेक्शन 169 पढ़ा है तो 169(1) के अंदर 6 मोड्स ऑफ
सर्विस ऑफ नोटिस दिए गए हैं ए के अंदर B C D E F, तो उसमें ये बोला गया है कि A B C D E का जो सीक्वेंस है आपको वो सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट के अंदर ओनली बिफोर अडॉप्टिंग सर्विस थ्रू अफिक्सेशन, क्लॉज F के अंदर जो चस्पा करने वाली बात है, इश्तेहार देने वाली बात है, उसको लेकर के प्रायोरिटी वाली फिक्स बात करी गई है। इससे हम लोगों को अभी कोई मैटर नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर 4। ये हम लोगों ने अपने जीएसटी के महारथी बैच 2026 के अंदर, जिसमें आपको 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं, उसका 169 का डिस्कशन जो हम लोगों ने किया था, उसका भी एनालिसिस यहाँ पर आया है। द डीमिंग फिक्शन ऑफ द लॉ लीडिंग टू द कंस्ट्रक्टिव सर्विस, बेसिकली क्या है ना, सेक्शन 169 में 6 प्रकार के मोड्स दिए गए, और उन 6 मोड्स ऑफ सर्विस में से 4, यानी कि स्पीड पोस्ट, टेंडरिंग, पब्लिशिंग और अफेक्सिंग के लिए तो इन्होंने एक्सक्लूसिव डीमिंग फिक्शन का प्रोविजन 169 के अंदर ही डाल दिया है। लेकिन ईमेल और पोर्टल के द्वारा जो आपको कम्युनिकेशन किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स का, उसके लिए डीमिंग प्रोविजन बनाया ही नहीं, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव सर्विस जो है वो लगाई जाएगी, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। और डिपार्टमेंट ये कहता है कि जिस दिन हमने पोर्टल पर अपलोड कर दिया उसी दिन मान लेंगे कि सर्विस हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। The deeming fiction of law leading to the constructive service is available only with respect to the services affected through modes A, B, E and F। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर सिर्फ A, B, E and F की बात करी गई है, C और D क्लॉज यहां नहीं है। कंस्ट्रक्टिव सर्विस सिर्फ और सिर्फ A, B, E, F में लगेगा, C और D नहीं। और C और D बात करता है ईमेल और पोर्टल पर भेजे गए कम्युनिकेशंस की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा द आईटी एक्ट इज क्लियरली एप्लीकेबल इन दिस केस टू द एक्सटेंट इट्स प्रोविजन मे बी इन्वोक्ड इन द मैटर्स नॉट स्केयरली कवर्ड। क्योंकि जीएसटी एक्ट में ये साइलेंट हो गई ये चीजें, तो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। टू द एक्सटेंट देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। अब हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि ठीक है, आपने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया, अब अगर मैंने उस पोर्टल को ओपन करके चेक कर लिया है कि यस ईमेल जो हमारा नोटिस है या ऑर्डर है वो हमने देख लिया है, क्या इसका कोई एक्नॉलेजमेंट है? अगर वो कोई एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट जनरेट and further to the extent the GSTN and the revenue authorities are unaware and therefore unable to inform when any notice or order dispatched through electronic mode may have been retrieved or downloaded by the addressee, no inference may be drawn as to the actual date and time of service। यानी कि जब तक आप ये नहीं बता देते कि किस दिन और किस समय असेसी ने उस नोटिस या ऑर्डर को देख लिया है, तब तक ये कैसे मान लिया जाए कि एक्चुअली में वो अमाउंट, वो जो नोटिस है, जो ऑर्डर है जिसको दिया गया था, वो उसको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। To the extent it is not admitted to the petitioners that they have received any email and to the extent that fact may remain disputable, no useful purpose। जब तक ये चीजें नहीं हो जाती तब तक इस पर डिस्प्यूट करने से कोई फायदा नहीं है, ये सारी चीजें टाइम वेस्ट करेंगी। Since the period of limitation to file appeal under 107 may start running from the date of effective communication, क्योंकि अपील के अंदर जाने का जो टाइम पीरियड है वो कम्युनिकेशन की डेट से है, ना कि सर्विस की डेट से। तो जिस दिन हमें एक्चुअली में पता लगा कि ऑर्डर आया है, उस दिन से 3 महीने जो है वो काउंट किए जाएंगे। तो ये सारी बातों को देखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को अलाउ किया। अकॉर्डिंगली दीज रिट पिटीशंस आर अलाउड एंड इंडिविजुअल एडजुडिकेशंस ऑर्डर आर सेट असाइड। तो इस मुद्दे को लेकर के डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी फाइल करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर फिलहाल लगा दिया है स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब हम इस बात को देखेंगे कि क्या एक्चुअली में होना चाहिए। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब ये स्टे लग गया है, तो इसमें जो बातें लिखी गई है, इसका जो ऑपरेशन है फिलहाल स्टे हो चुका है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपका एज अ टैक्स पेयर एक नेगेटिव आपके लिए न्यूज़ है, लेकिन क्या करें, जो अपडेट है वो तो है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उम्मीद तो यही है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे तो वो भी इसी लाइन पर जो है बातों को रखेंगे कि सिर्फ पोर्टल पर अपलोड कर देने से, ईमेल भेज देने से क्या मिल गया, इसका क्या विकल्प है। कोई तो वे आउट, कोई तो सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा।
तो ये जजमेंट है, इसका एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में तो मिलेगा ही, और आपको आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, ड्यू डेट्स, कंप्लायंसेस, एडवाइजरीज, वो सारा कुछ मिलता ही रहेगा। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।